सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास सेकंड चैप्टर होने वाला है क्लास 12 का। हिस्ट्री का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हर साल नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस साल जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े अलग टाइप के पूछे गए हैं। जैसे कि कुछ कह लो कि एक अपडेट सा आया था और उसमें कुछ बेहतर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, नए तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें होता क्या है कि हिस्ट्री में इस साल जो कि रिजल्ट आया है हिस्ट्री का थोड़ा डाउन रहा है, क्योंकि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और इसी को ध्यान में रखकर आज हम हिस्ट्री के कुछ बेहतर टॉपिक पर बात करेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे। क्योंकि हो सकता है अब जो एग्ज़ाम होगा हमारा 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाए, और हो सकता है कि उसमें भी आप फंस दिए जाओगे, मतलब फंस जाओगे उसमें भी। मुझे पता है नहीं कि आप लोगों को पढ़ना है, नहीं पढ़ते नहीं होंगे आप लोग ये समझते हो कि यार टीचर आएगा, बकवास करेगा और लेक्चर झाड़ेगा, चला जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना नहीं। अपनी तरफ से फैक्ट्स नहीं लगाते हो आप लोग ये समझते हो कि यार कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, कोई यूट्यूब पर लेक्चर देख लेंगे या मेरा ही लेक्चर देख लोगे। तो भाई देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक बात है, अगर आपकी सुनने की शक्ति अच्छी है, आप अच्छे तरीके से सुन लेते हो, वैसे अपनी गर्लफ्रेंड से बतियाते हो रात रात भर, वो सुनने की अच्छी शक्ति है आप लोगों के पास। लेकिन किसी लेक्चर को 1 घंटा नहीं सुन पाओगे। मैं जानता हूँ, नहीं लेक्चर सुनोगे तो नींद आने लगती है, पढ़ाई करते हो तो नींद आने लगती है भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सरल भाषा में समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद नहीं आएगी, आपका ब्रेकअप भी हो रखा है तो भी याद नहीं आएगी, लेकिन हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारा पाठ का जो नाम है वो है राजा, किसान और नगर। मतलब राजा भी है, किसान भी है और नगर भी है, सबको लेकर चल रहे हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, लेसन 2 है ये, राजा, किसान और नगर। क्लास 12 का है, हिस्ट्री का है। आज ये पहला लेक्चर है हमारा। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता को लेकर, उसमें हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने उसे। और हो सकता है तो आप लोग उसे जाकर देखिए। आप अगर उसे देख लेंगे तो आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा में समझाया है मैंने आपको। चलिए आज सीधा डायरेक्ट थ्योरी पर बात करेंगे, और पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो आरंभिक सभ्यता से लेकर रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक ऐतिहासिक, क्या आरंभिक ऐतिहासिक नगरों से या नगरों में शिल्पकला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा। किस किस की? शिल्पकला उत्पादन की परमाणु की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं। मतलब जो हड़प्पा में जो हमें साक्ष्य मिले हैं, आभूषण मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, अनाज के दाने मिले हैं, जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, और जो हमें ऐतिहासिक आरंभिक जो ऐतिहासिक नगर थे उनकी शिल्पकला थी, वो क्या उत्पादन करते थे, खेती का क्या उत्पादन था, क्या व्यवसाय था, हैं प्रमाण क्या मिलते हैं उनके। और आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है जो काल रहा है और ये जो आरंभिक ऐतिहासिक काल रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों मतलब कह लो कि इनमें जो उसके जो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं और इसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो अलग अलग हैं। कैसे भिन्न है भी, तो चलिए देखते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, इन नगरों में मृत भांडों के साथ साथ गहने क्या मिल रहे हैं। मृत भांड तो आप लोगों ने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में ही मिले हैं हमें, और लेकिन इसके साथ साथ हमें गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन और सोना चांदी, कांसा, तांबे, हाथी दांत, शीशे, शुद्ध और पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। आप लोगों ने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में हमें ना गहने आभूषण मिले हैं, उपकरण भी मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन, सारी चीजें मिली हैं, लेकिन हाथी दांत, शीशा, शुद्ध, ये सब हमें हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिला है, और लेकिन आरंभिक सभ्यता से इसे हम जोड़कर देख रहे हैं। सेकंड क्या है, इन नगरों में वस्त्र बुनने का कार्य। क्या वस्त्र, आपने बुनाई देखी होगी कि कैसे बुना बनाकर हम लोग जोड़ जोड़कर वस्त्र बना लेते हैं। बाईगिरी, मृत भांड बनाने का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, लोहे के औजार, अस्त्र शस्त्र आदि वस्तुएं तैयार करने के कार्य भी होते थे। मतलब जो बढ़ईगिरी होती है, आप लोगों ने देखा बढ़ई, आज के टाइम पर जो बढ़ई होते हैं वो लकड़ी से कुछ भी बना देते हैं। मृद भांड बनाने का कार्य, जो मटके होते थे, गैले वगैरह, ये सब
मैंने तो भांड आभूषण बनाने का कार्य। आपने देखा आभूषण कि सोना से कुछ बना दिया, चांदी से कुछ बन गया। आभूषण जो महिलाएं यूज करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट करते होंगे, देखा है आप लोगों ने। और लोहे के औजार हथियार वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, खेती के काम में जो यूज करते हैं हम लोग, फावड़ा कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें खेती के काम में यूज करते हैं। अस्त्र शस्त्र आप लोग युद्ध में देखा होगा, धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र, ये सब आदि वस्तुएं तैयार करने का कार्य होता था। और भिन्नता क्या थी, अब हम ये तो जो पॉइंट थे हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले हैं हमें, और इसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अब जो भिन्नता है वो भिन्नता क्या है। पहला, आरंभिक ऐतिहासिक नगर हड़प्पा कालीन नगरों से अनेक मामलों में भिन्न थे। कैसे थे, तो दोनों काल के मकानों एवं भवनों की बनावट एवं उनमें लगी सामग्रियों में भिन्नता थी। आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे वो कच्ची पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, 1 से 2 मंजिल के बनाए जाते थे। नगर बनाने की जो पद्धति थी सुव्यवस्थित तरीके से बनाए जाते थे, और ऐसा ही इसमें है। लेकिन इसके जो मकान बनाए जाते थे उसकी जो बनावट थी और उसमें जो सामग्री का प्रयोग किया जाता था, जो चीजें उसमें लगती थी, वो काफी अलग थी, भिन्न थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे। आपको मैंने बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर उसे एक बार देखना, तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में भी आएंगी और आप उसे इससे कनेक्ट कर भी पाएंगे। ठीक है। हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि आरंभिक नगरों के लोग इसका प्रयोग भली भांति जानते थे। जो आरंभिक नगर के लोग थे वो लोहे का प्रयोग करना आराम से जानते थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो लोहे के औजार बना सकता है वो लोहे का प्रयोग तो जानता ही होगा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में वो लोग नहीं जानते थे। तो कह सकते हैं कि काफी भिन्न है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे। मैंने कहा है सुव्यवस्थित ढंग से, वो कोई भी कार्य करते थे, जैसे उनके यहाँ नालियां भी बनाई जाती थी तो ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई जाती थी, मकान भी बनाए जाते थे तो एक पद्धति द्वारा, एक सुव्यवस्थित पद्धति द्वारा बनाए जाते थे। जबकि आरंभिक नगरों में इसका अभाव था, मतलब ना के बराबर था कि एक मकान यहाँ बना दिया, एक मकान यहाँ बना दिया, तो एक मकान यहाँ बना दिया, एक यहाँ, मतलब कोई अभाव था इसका। मतलब थोड़ा बहुत था कि मतलब यहाँ पर गैप छूट गया, ये यहाँ पर गैप छूट गया, यहाँ पर गैप छूटा है, लेकिन अभाव था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि एक ही कतार में कम से कम, जैसे आप लोगों ने मेला देखा होगा, एक कतार और लाइन लगाई जाती है मेलों की दुकानों की, ऐसा ही इसमें था। हड़प्पा सभ्यता में लगातार मकान बने, घर से चिपक कर दीवार से दीवार चिपक की बनी है, और लेकिन इस आरंभिक नगर में इसका अभाव था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि बोर्ड पर रोशनी ज्यादा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर क्या है, व्यवस्था वैसी नहीं बन पाती है जैसे कि आप लोग सोचते हैं। हाँ, अगर मैं मुंह से बोलता हूँ, पढ़कर भी बताता हूँ, आप लोग अगर नहीं सुन पा रहे हो तो अगर लिखने में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़कर भी बताता हूँ आप लोगों को, तो आसानी से आप लोग समझ भी पाएंगे। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता और जो आरंभिक समाज था उसमें भिन्नता जो पाई गई थी उसे हमने क्लियर किया था। लेकिन अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे थोड़ा अनोखा, कि जो अभिलेख शास्त्रियों के द्वारा जो समझ की जो किन्हीं 4 समस्याओं का को लिखिए। जो अभिलेख शास्त्री होते हैं वो किस समझ के आधार पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो किस प्रकार का था। ठीक है। तो अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। ऐसी कौन कौन सी 4 समस्याएं थी जो कि अभिलेख शास्त्रियों को समझ में आई। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली है, अभिलेख शास्त्रियों को अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी। देखिए, कोई भी जब हमें किसी भी या सभ्यता की या किसी भी आरंभिक समाज की कुछ भी साक्ष्य मिलती है तो एक लिपि को पढ़ना एक कठिन, कह लो कि एक कठिन तरीका होता है। लिपि को पढ़ना बहुत कठिन माना जाता है। किसी की भाषा को समझना, किसी की भाषा को देखना समझना बहुत कठिन होता है। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग उत्तर भारत के हैं, मध्य भारत के हैं, तो अगर आप लोग दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको भाषा ना के बराबर समझ आएगी, समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही
दक्षिण भारत के लोग अगर उत्तर भारत में या मध्य भारत में आते हैं तो उन्हें भाषा को लेकर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही था कि अभिलेख शास्त्रियों को अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते थे उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों की अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसका ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। उसे किसी को पता ही नहीं है कि आखिर ये लिखा तो लिखा है क्या गया, किस भाषा में लिखा है, इस पर लिखा किया गया है, अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। ऐसे ही इसमें कुछ अभिलेख मिले हैं जो 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 अभिलेख शास्त्री होते हैं, ऐसे ही उनको कुछ अभिलेख मिले हैं, उनको पढ़ने में बहुत कठिनाई आ रही है उन्हें। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है और किस बारे में लिखा है। वो कुछ आंकड़ा ही कुछ लगा ही नहीं पा रहे हैं, कि कुछ अपने थॉट्स भी नहीं लगा पा रहे। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप किस बारे में थॉट्स लगा लेंगे। ऐसे ही अभिलेख शास्त्रियों के साथ हो रहा है कि वो कुछ उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, किस भाषा में लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस आधार पर लिखा गया है। उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है, कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों जैसे कि उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों और संबंधों का प्रयोग किया गया है। अब कुछ ऐसे ऐसे अभिलेख मिले हैं कि एक ही राजा, मतलब एक राजा, कोई भी एग्जाम्पल मान के चल लो कि राजा अशोक है, और उनके लिए एक ही अभिलेख पर भिन्न भिन्न जो ऐसे अभिलेख मिले हैं कि उस पर सिर्फ राजा अशोक ही के बारे में लिखा गया है, उन्हीं के बारे में लिखा गया है। मतलब कह लो कि एक प्रिंट आउट से निकाला गया है, मतलब एक ही बात को कई अभिलेखों पर लिखा गया है। भिन्न भिन्न नामों और उपाधियों को सम्मानजनक प्रतीकों और संबंधों का प्रयोग किया गया है। इसलिए अभिलेख शास्त्री को उन्हें पढ़ने या उनका अर्थ निकालने में काफी कठिनाई होती है। मतलब अब मान के चलो कि मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, अब इसी की मैं 10 भाषाओं में अलग अलग प्रिंट निकाल दूं, ट्रांसलेट कर दूं 10 भाषाओं में, तो लिखा तो ये हिंदी में है, लेकिन अगर मैं इसे 10 भाषाओं में ट्रांसलेट कर देता हूं तो आपको तो समझ में नहीं आएगा आखिर लिखा गया है ये, जबकि है ये यही क्वेश्चन और 10 भाषाओं में इसे ट्रांसलेट कर दिया गया है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यार लिखा गया है किस भाषा में, क्या लिखा गया है। ये ऐसा ही इसमें लिखा गया है कि ऐसे ऐसे अभिलेख मिले हैं कि लिखा गया एक ही अभिलेख है, लेकिन उसके ऐसे ऐसे 10 प्रिंट आउट निकाल दिए गए हैं कि भाषा समझ में नहीं आ रही है और एक ही राजा के बारे में लिखा गया है। सम्मानजनक मतलब उनके सम्मान के बारे में, उनकी जो आप कह लो कि आप अपनी भाषा में कह लो कि उनके सम्मान के लिए लिखा गया है, उनकी इज्जत के लिए लिखा गया है, उन्हें फुलाने के लिए सब लिखा जाता था कि आप राजा महान हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आप जैसा हिंदुस्तान में कोई राजा पैदा नहीं हुआ, आप जैसा तो कोई राजा हो ही नहीं सकता, आप भगवान है प्रजा के लिए। ऐसे ऐसे सम्मानजनक वाक्य लिखे जाते थे, लेकिन अभिलेख शास्त्रियों को उन्हें पढ़ने में, उनका अर्थ निकालने में बहुत समस्या होती थी, क्योंकि आप किसी भी भाषा को समझ नहीं पाएंगे तो आप घंटा उसे पढ़ ही नहीं सकते, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो उसका क्या घंटा अर्थ निकालेंगे। जब आप समझ ही नहीं पा रहे, पढ़ ही नहीं पा रहे, तो अर्थ क्या निकाल दोगे, अपने मन से रामायण वाँच दोगे क्या। तो अगला ये क्वेश्चन है, एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। हर बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में हो 3 नंबर में, क्वेश्चन पूछा ही जाता है परीक्षा में। हाँ, आप लोग अगर बीच में अगर आपको अपनी सेटिंग की याद आती है तो उसे छोड़कर आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपको 3 या 4 नंबर देकर जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये भाई ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि हर वर्ष 2 क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन आता ही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको या तो 2 नंबर में ही मिल जाएगा या 1 नंबर में तो पक्का मिलेगा ही। तो कौन कौन से हैं? एक तो बज्जी है, और मैं बता किसके बारे में रहा हूं, महाजनपद। याद होने चाहिए आपको ये महाजनपद आखिर थे कौन और इनका अर्थ क्या था और कैसे कार्य, इनके क्या क्या कार्य हुआ करते थे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो 8 कौन कौन से थे? तो बज्जी था, ध्यान रखना। दूसरा था मगध, तीसरा कौशल, चौथा कुरु, 5वां पांचल, 6ठा था गांधार, 7वां था अवंती। ये 7 आपको महाजनपद याद रखने होंगे। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका दिमाग भटका तो याद रखना आपका नंबर गया, आप 1 नंबर गए या 2 नंबर आपके गए। ये क्वेश्चन तो भाई पूछा ही जाता है कि पर्याय प्रशस्ति किसकी रचना है। ये क्वेश्चन
पूछा ही जाएगा और हर बार पूछा जाता है। ये प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने की? तो हरिशरण ने की है। किसने की है? हरिशरण ने। हरिशरण ने की है, ध्यान रखना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की है, याद रखना। ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ महाजनपदों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचल, गांधार, अवंती। बज्जी, मगध, कुरु, कौशल, पांचल, गांधार, अवंती। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिशरण ने की है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि जो अभिलेख शास्त्री हैं उनकी समस्या क्या क्या थी, और हमने पीछे आरंभिक सभ्यता की और हड़प्पा सभ्यता की भी बारे में चर्चा की है। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ जानेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था उनके ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे और 16 महाजनपदों के नाम कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और अभी के टाइम ये 2 नंबर में आया था, 2023 में आया था, 2022 में भी पूछा गया था और 24 में भी आया है, ध्यान रखना। महाजनपदों के नाम कौन कौन से हैं और महाजनपद आखिर होते क्या है और कैसे इन्हें मान्यता मिली है। गण और संघ राज्यों के शासन कैसे चलता था, इन्हीं सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। मौर्य साम्राज्य के ऐसे कोई 4 ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, उनके शासन के बारे में जानकारी मिलती है, किस तरह युद्ध किया करते थे, प्रजा पर नियंत्रण कैसे था, कौन कौन कहाँ कहाँ उनकी सीमा फैली थी, कैसे वो लोग शासन किया करते थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याद रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख। कौन कौन से हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र का आप लोग ये मानकर मत चलिएगा कि इसमें इकोनॉमी के बारे में बताया होगा, नहीं, इसमें राजनीति के बारे में, पूरे शासन काल के बारे में बताया गया था कि शासन कैसे किया करते थे। याद रखना, ये मत समझना कि अर्थशास्त्र का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि खेती बाड़ी के बारे में बताया होगा, इकोनॉमी के बारे में बताया होगा कि कैसे लोग पैसे दिया करते थे, व्यापार किया करते थे, ये नहीं, इसमें राजनीति के बारे में बताया गया होगा, याद रखना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख। अशोक ने जो अभिलेख बनवाए थे, छपवाए थे, अलंकृत कराए थे, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्त्रोत के नाम पता चलते हैं। 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। ऐसे कौन कौन से 16 महाजनपद थे जिस पर मौर्य साम्राज्य का पूरा शासन हुआ करता था, वो पूरे हिंदू कुश पर अपना साम्राज्य फैलाए हुए थे और कैसे नियंत्रण किया करते थे। तो महाजनपद बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक के ग्रंथों में महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य को कहते थे। किसको? राज्य को किया करते थे, राज्य को कहते थे, उसके लिए महाजनपद नाम का उपयोग किया जाता था। महाजनपदों के नाम कौन कौन से हैं? तो कनबोज, पहला है कनबोज, दूसरा है गांधार, तीसरा कुरु है, चौथा सूरसेन, पांचवा मत्स्य, छठवां अवंती, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां अस्मक, 10वां मगध, 11वां अंग, 12वां बज्जी, 13वां मल्ल, 14वां विधि, 15वां काशी, छठा पांचा। 16 जनपद आपको याद रखने होंगे, हर बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है और शायद मुझे पता है 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, गण और संघ राज्यों में शासन कैसे चलता था। ये 2024 का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान रखना। गण और संघ राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, कई लोगों का समूह शासन किया करता था गण और संघ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आदिवासी जो कबीला हुआ करता था उसका एक गढ़ बना दिया कि ये हमारा गढ़ है, इसका एक सरपंच होगा, इसका एक मुखिया होगा, इस गढ़ पर इस मुखिया का शासन होगा, ठीक है। ऐसे ही शासन करते थे वो लोग, गढ़ बनाकर, एक समूह बनाकर। इस समूह का प्रायतिक व्यक्ति राजा कहलाता था। मैंने कहा अभी कि मुखिया होता था, राजा, सरदार, ये सब हुआ करते थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। जैसे कि आपने देखा होगा भगवान जो बुद्ध थे वो एक गढ़ से हुआ करते थे, उनका एक गढ़ हुआ करता था। भगवान जैन जो महावीर स्वामी हुआ करते थे उनका भी एक गढ़ था। ये दोनों गढ़ों से संबंधित हुआ करते थे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा सेकंड पार्ट का जो टॉपिक था, राजा, किसान और नगर, इसका हमने कुछ पॉइंट्स से कुछ हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं
और परीक्षा से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे वो हम तैयार करेंगे आगे भी, और अभी हमने किए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग बकैती मत कीजिए, आप लोग ये मत सोचिए कि यार मेरा दोस्त इतना पढ़ रहा है लेकिन मैं कैसे तैयारी करूँ। मैं आपके साथ हूँ, सरल भाषा में समझा रहा हूँ। एक बार वीडियो देखोगे, याद करने की भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से सुनिए। गारंटी दे रहा हूँ, भूलना मुश्किल हो जाएगा। आप भूल ही नहीं सकते कि यार सर ने ये समझाया था लेकिन मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ। भूलने में परेशानी होगी आप लोगों को, आप भूल नहीं सकते। इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ आप लोगों को, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहेंगे, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स नहीं बना पाएंगे आप लोग, मैं जानता हूँ। क्योंकि जो लाइट की जो ब्राइटनेस है वो इस पर बोर्ड पर ज़्यादा पड़ रही है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप लोग कोशिश कर सकते हैं, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें, वैसे मैं अपने मुंह से बोल देता हूँ। और जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर वीडियो थोड़ा पीछे कर या वीडियो रोक कर आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो। नहीं तो मैं आशा करूंगा जब ये पार्ट पूरा खत्म हो जाए तो मैं एक पीडीएफ फाइल बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से लिख सकते हैं। तो आपको आसानी होगी और आप लिख भी सकेंगे, आपको पढ़ने में नोट्स बनाने में आसानी होगी। और हम नेक्स्ट चैप्टर में इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर को। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। उन्हें भी पता चले कि हाँ, यूट्यूब पर एक सर आए जो हिस्ट्री और पॉलिटी और सोशोलॉजी, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट को बेहतर और सरल भाषा में समझाते हैं, पढ़ाते हैं। आपकी परीक्षा से रिलेटिव, कंपटीशन परीक्षा से रिलेटिव भी मैं कुछ इसमें फैक्ट्स लाऊंगा। पहले ये थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर फैक्ट्स पर आएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। बट अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और अगला जो चैप्टर होगा हमारा इसी से संबंधित होगा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे।